यहां बात आज होगी रिकर्शन के कॉन्सेप्ट की। थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा फोकस होकर इसको आपको समझना पड़ेगा कि यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिकर्शन, तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन एंड अ फंक्शन इन विच रिकर्शन इज अप्लाइड इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। के मल्टीपल टाइप होते हैं, लेकिन पर फिलहाल अभी हम दो टाइप के रिकर्शन की बात करेंगे C++ में। एक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्शन, ठीक है, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज होगी रिकर्शन के कॉन्सेप्ट की। थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा फोकस होकर इसको आपको समझना पड़ेगा। तो पहली स्टेप में हम ये बात करते हैं रिकर्शन होता क्या है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो प्री रिक्विजिशन है वो ये है कि आपको फंक्शन आने चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन में अभी बोलूंगा वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि रिकर्शन के लिए फंक्शन आना क्यों जरूरी है। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो स्किप करके अगर सीधे रिकर्शन पे आ गए हैं। अगर आपने फंक्शन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको रिकर्शन समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप रिकर्शन को समझना चाह रहे हैं तो पहले फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, रिटर्न बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं, आप उनको बहुत अच्छे से एक बार समझ लीजिए, तो आप आसानी से रिकर्शन को समझ पाएंगे। और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं आपको यह बता दूं कि फ्यूचर में अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को प्लान कर रहे हैं, कि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, राइट, तो रिकर्शन वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो यहां पर चलिए बात करते हैं रिकर्शन के कॉन्सेप्ट की, कि रिकर्शन क्या होता है। और अभी पार्ट 1 में पहले हम इस रिकर्शन को समझेंगे और फिर सेकेंड पार्ट में उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे। ओके, तो रिकर्शन को हम डिफाइन करते हैं कि जब भी एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, राइट, कि यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिकर्शन, तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। कि जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, अ प्रोसेस इन विच फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन एंड अ फंक्शन इन विच रिकर्शन इज अप्लाइड इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फंक्शन खुद को कॉल करता है, यह रिकर्शन कहलाता है, और जिस फंक्शन पे रिकर्शन अप्लाई होता है वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। अब क्या मतलब हुआ इसका? तो अब देखिए क्या बोला था मैंने, कि अगर आप फंक्शन जानते हैं तो आप रिकर्शन समझ पाएंगे। हम जनरली जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, कि जब हमने C++ में फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा है तो हमें यह पता है कि अब देखिए, अच्छा उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि रिकर्शन जो है एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकर्शन। हालांकि रिकर्शन के मल्टीपल टाइप होते हैं, लेकिन अभी C++ में हम दो टाइप की बात कर रहे हैं। अगर आपको और रिकर्शन के डिटेल में जाना है विद ऑल इट्स टाइप, तो आप डेटा स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मेरे लेक्चर्स में रिकर्शन और भी डिटेल टाइप में मिल जाएगा। लेकिन यहां पर फिलहाल अभी हम दो टाइप के रिकर्शन की बात करेंगे C++ में। एक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्शन, ठीक है, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्शन, राइट। और प्रोग्रामिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करती है डायरेक्ट रिकर्शन, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है? इसके अलावा जो मैंने आपको बोला ना, टेल रिकर्शन, हेड रिकर्शन, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ रिकर्शंस आर देयर। लेकिन फिलहाल अभी हमारा फोकस रिकर्शन के इन दो कॉन्सेप्ट्स में होगा, और उसमें भी मेनली हम बात करेंगे डायरेक्ट रिकर्शन की। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं। देखिए अब रिकर्शन मतलब क्या, या रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनता है। तो आप देखिए, सपोज जनरली हम ये बोलते हैं कि अगर मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूं, राइट, मान लो अगर मैंने एक फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले, है ना, कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो अगर मैंने एक फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले को हमने डिफाइन किया आउटसाइड द क्लास, सॉरी आउटसाइड द मेथड के बाद हम फंक्शन के बाद हमने डिस्प्ले को डिफाइन किया। अब जनरली क्या होता है, अगर मान लो मैं डिस्प्ले में किसी और फंक्शन को कॉल करता हूं, क्योंकि मुझे यह पता है कि जब भी एक फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन कॉलिंग से अपने डेफिनेशन पे आता है। लेकिन अगर मान लो कुछ कोड आपने ऐसा लिखा जहां पर आपने डिस्प्ले में दोबारा डिस्प्ले को कॉल कर लिया, ठीक है, यू कैन अगेन कॉल डिस्प्ले विद इन अ डिस्प्ले, नो डाउट। अभी तो ये इनफाइनाइट है, राइट, कि आपने डिस्प्ले में दोबारा डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो ये जो प्रोसेस है जहां फंक्शन खुद को कॉल करता है, देखिए आप जैसे यहां पे मैंने डिस्प्ले को कॉल किया है मेन में, लेकिन यहां पर मैंने डिस्प्ले को कॉल किया है विद इन अ फंक्शन, कि फंक्शन में फंक्शन कॉल कर लिया है आपने, डिस्प्ले खुद डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, राइट। तो जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो यह कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन।
ये कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन, कि एक ऐसा फंक्शन जिसपे आपने रिकर्शन अप्लाई किया है, ये रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्शन। दिस इज कॉल्ड रिकर्शन, कि व्हेन अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो ये रिकर्शन कहलाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और जिस फंक्शन में आपने रिकर्शन अप्लाई किया है, किसमें, डिस्प्ले में, तो मैं डिस्प्ले को क्या बोलूंगा, इट्स अ रिकर्सिव फंक्शन। तो ये जो एग्जांपल है ये है डायरेक्ट रिकर्शन का। दिस इज अ डायरेक्ट रिकर्शन, राइट, कि जहां पर आपने डायरेक्टली फंक्शन में फंक्शन को कॉल किया है, दिस इज अ डायरेक्ट रिकर्शन, राइट। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट रिकर्शन। इनडायरेक्ट रिकर्शन मतलब क्या, तो आप देखिए, इनडायरेक्ट रिकर्शन मतलब कुछ इस तरीके से कि यदि मान लो मैंने मेन में कॉल किया डिस्प्ले को, ठीक है, डिस्प्ले आपने डिफाइन किया, ओके, और डिस्प्ले में हमने फिर एक फंक्शन को कॉल कर लिया, सपोज XYZ को, ठीक है, ये आपने डिस्प्ले में कॉल कर लिया XYZ को, राइट। फिर आपने XYZ को डिफाइन किया और फिर XYZ में आपने दोबारा कॉल कर लिया डिस्प्ले को, ठीक है। यू कैन अगेन कॉल डिस्प्ले इनसाइड दिस XYZ। तो अब क्या हो रहा है, देखो आप, मेन ने कॉल किया डिस्प्ले को, ये मेन ने कॉल किया डिस्प्ले को, डिस्प्ले ने कॉल किया XYZ को, तो प्रोग्राम यहां गया। फिर XYZ में आपने दोबारा कॉल कर लिया डिस्प्ले को, तो जब XYZ का एग्जीक्यूशन होगा तो प्रोग्राम दोबारा डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो लेट्स सी, ये देखो आप, अब ये तो इनफाइनाइट चलेगा, नो डाउट। अभी तो क्या होता है, जब हम रिकर्शन अप्लाई करते हैं तो यहां भी हमें कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है जैसा लूप, कि लूप क्या करता है, किसी कंडीशन तक किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रोटेट करता है, वैसे ही रिकर्सिव फंक्शन भी किसी पर्टिकुलर कंडीशन तक ये प्रोसेस चलाएंगे। कि अब ये जो एग्जांपल है ये क्या है, जहां पर आप देखिए डिस्प्ले XYZ को कॉल कर रहा है, XYZ दोबारा डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, तो इस एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज इनडायरेक्ट रिकर्शन। ये कहलाता है इनडायरेक्ट रिकर्शन। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिकर्शन, वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जहां फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, वो डायरेक्ट रिकर्शन है, और इनडायरेक्ट मतलब जहां एक फंक्शन ने दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने दोबारा फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। सो दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट रिकर्शन। और प्रोग्रामिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करती है डायरेक्ट रिकर्शन को, कि जहां पर आप फंक्शन में फंक्शन को कॉल करते हैं, ये डायरेक्ट रिकर्शन कहलाता है, राइट। तो अब ये कॉन्सेप्ट तो सर आपने जो बताया समझ में आया है, लेकिन क्या हम मेन को रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और अगर मेन को रिकर्सिव बनाएंगे तो किस तरीके से उसका एग्जाम्पल होगा? तो चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से हम रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करते हैं और रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। बट आई होप आपको टाइप्स ऑफ रिकर्शन का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा कि रिकर्शन मतलब जहां फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ये रिकर्शन कहलाता है। और ये दो टाइप के होते हैं, अगर फंक्शन ने खुद को कॉल किया है ये डायरेक्ट रिकर्शन है, और अगर एक फंक्शन सेकंड को और सेकंड दोबारा फर्स्ट को कॉल कर रहा है तो ये इनडायरेक्ट रिकर्शन है। लेकिन अब यहां पर आप देखो, नो डाउट इस प्रोग्राम में अभी हम काफी कुछ चेंजेस करेंगे, और मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब आप बोर्ड पे हैं तो केवल लॉजिक पे फोकस करें, सिंटैक्सेस पे दिमाग ना लगाएं कि सर आपने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करी, आपने सेमीकोलन नहीं लगाए हैं, राइट। मैं आपको हर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बता रहा हूं साथ में। तो यदि आपको सिंटेक्स वाइज चीजें समझना है तो आप मेरे प्रैक्टिकल वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा मेजर फोकस जो है वो लॉजिक पे होगा। तो अब देखिए, यदि मैं आपसे बोलता हूं चलिए एक प्रोग्राम बनाइए 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, तो आपके दिमाग में इमीडिएट क्या आता है? लूप। आप लूप लगाओगे, आप व्हाइल लूप यूज करोगे, आप फॉर लूप यूज करोगे, आप डू व्हाइल लूप, किसी भी लूप को यूज करके आप बड़ी आसानी से ये प्रोग्राम बना सकते हैं 1 to 10 का। क्या आपको एक सीरीज प्रिंट करनी है 1 to 10, या कोई भी, सपोज मैंने बोला 5 की टेबल प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे? लूप लगाओगे। लेकिन अगर मैंने एक कंडीशन आपको यहां पे लगा दी कि मुझे 1 to 10 की सीरीज प्रिंट करना है, या 1 to 20 या 1 to 100 व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन इस सीरीज के प्रोग्राम में आपको लूप अप्लाई नहीं करना है, ना व्हाइल, ना फॉर, ना डू व्हाइल। तो यहां पर आप समझिए, मतलब जो एक लॉजिक में बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि यदि आपके प्रोग्राम, अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है और यदि आपका थॉट चल रहा है कि यार ये लूप से बड़ी आसानी से बन जाएगा, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया कि आप इसमें लूप यूज नहीं कर सकते, तो अगर आप लूप यूज नहीं कर सकते तो फिर आप ये सोचो सेकंड ऑप्शन क्या है जो इस तरीके से प्रोग्रामिंग को रोटेट करता है, तो आपको सीधे दिमाग में आएगा रिकर्शन। तो यदि कोई प्रोग्राम लूप से बन रहा है, लेकिन अगर आपके दिमाग में लूप का लॉजिक है पर आपको लूप रिस्ट्रिक्शन है कि आप लूप यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर सेकंड थॉट आप लेके आइए रिकर्शन।
फिर वो प्रोग्राम अगर बनेगा तो रिकर्शन के साथ बनेगा। तो आप देखिए यही प्रोग्राम जो 1 to 10 का प्रोग्राम है, इसको हम रिकर्शन से किस तरीके से बनाएंगे। लेकिन आपको मैंने अभी क्या बोला था, रिकर्शन के टॉपिक के पहले आपने मेरे प्रीवियस सारे टॉपिक पढ़े हैं, आपने फंक्शन पढ़ा है, फिर मैंने स्टोरेज क्लासेस पढ़ाई थी, आपने वो भी पढ़े हैं, जहां पर हमने ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न, कुछ स्टोरेज क्लासेस की बात की थी। ओके, तो ये टॉपिक इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं बिकॉज आपको अभी समझ में आएगा कि रिकर्शन के लिए इन टॉपिक्स की नीड क्या है। तो आप देखिए, यदि मैं आपसे बोलता हूं मुझे 1 to 10 का प्रोग्राम बनाना है, तो आपने क्या किया, इंटीजर i = 1। ओके, और यहां पर मैंने क्या किया, ये लिख दिया कंडीशन कि अगर i की वैल्यू 11 है ना, 10 तक आपको चलना है, अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, चलिए आप ये कर दीजिए, अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो मुझे मेन को टर्मिनेट करना है, मतलब इस कंडीशन पे मेरा मेन जो है वो स्टॉप हो जाए। तो अगर आपको प्रीवियसली याद है तो मैंने आपको कहा था कि C++ में हम कुछ टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसे ब्रेक को आप यूज कर सकते हैं लूप को ब्रेक करने के लिए या स्विच केस को ब्रेक करने के लिए। एक मैंने आपको बताई थी रिटर्न स्टेटमेंट, कि रिटर्न से आप फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, और एक मैंने आपको बताई थी एग्जिट, कि जब भी आपको किसी कंडीशन पे प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है देन गो फॉर एग्जिट फंक्शन। तो यहां पर आप क्या करिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने बोल दिया एग्जिट, और एग्जिट को आप एक इंटीजर पैरामीटर हमें देना होता है जो कि हमने दे दिया सपोज 0, तो हमने क्या लिख दिया, एग्जिट 0। लेकिन ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। इनिशियल i की वैल्यू कितनी है, 1, और इसके ठीक नीचे मैंने यहां लिख दिया printf, क्योंकि इफ से रिलेटेड स्टेटमेंट केवल एक ही है और वो है ये वाली, राइट। तो हमने क्या लिख दिया, इफ i ग्रेटर देन 10 एग्जिट, अदरवाइज प्रिंट द वैल्यू ऑफ i, ठीक है, एंड देन i++, राइट। और ये मैंने मेन को कंप्लीट करने से पहले यहां पे दोबारा कॉल कर लिया मेन को। दिस इज व्हाट कॉलिंग ऑफ मेन विद इन अ मेन, ये मेन के अंदर हमने मेन को कॉल कर लिया। तो आप देखिए, जब मैंने मेन में मेन को कॉल किया तो ये मेन खुद को कॉल कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट रिकर्शन, ये रिकर्शन है, और ये डायरेक्ट रिकर्शन का एग्जांपल है। लेकिन अभी क्या होगा ये समझिए, अभी मैं इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो व्हाट डू यू थिंक, यू विल गेट द वैल्यू 1 to 10? बिल्कुल नहीं, आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट चलेगा और कांस्टेंट आउटपुट प्रिंट करेगा 1 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 1। अब कैसे चल रहा है देखो, आप मेन शुरू हुआ, i की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, क्या 1 10 से ग्रेटर है, नो, प्रिंट एफ i, क्या प्रिंट किया इसने, 1, पहली वैल्यू प्रिंट करी इसने 1, योर आउटपुट विल बी 1। i++, i कितना हुआ, 2, ये दोबारा मेन ने मेन को कॉल कर लिया। अब जब दोबारा मेन कॉल हुआ तो मेरे बच्चे i फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो स्टोरेज क्लास है वो है ऑटो, याद करो, ऑटो जो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है, और इस कारण से इसका इनिशियलाइजेशन दोबारा 1 से हो जाएगा। तो i 2 से फिर 1 हो गया, अब फिर से 1 हो गया, तो ये कंडीशन तो कभी ट्रू होगी नहीं ना 1 ग्रेटर देन 10 वाली, क्योंकि जितनी बार आपका प्रोग्राम मेन को रोटेट करेगा वो हर बार i को 1 से इनिशियलाइज कर देगा। और यहां मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सर ये जो वैल्यू है ये केवल एक बार इनिशियलाइजेशन करे फर्स्ट टाइम पे, और रिमेनिंग ऑल द टाइम इस वेरिएबल की वैल्यू मुझे वही मिले जो इसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। लाइक अगर 1 है के बाद मैंने 2 कर लिया, सो नेक्स्ट वैल्यू मुझे 2 मिलना चाहिए, 2 के बाद अगर मैंने 3 कर दिया तो नेक्स्ट वैल्यू मुझे 3 मिलना चाहिए। तो यदि मैं चाहता हूं कि बॉस इस i की वैल्यू केवल फर्स्ट टाइम पे इनिशियलाइज हो 1 के साथ, एंड रिमेनिंग ऑल द टाइम इट कंसिस्ट द नेक्स्ट इंक्रीमेंटेड वैल्यू, तो ये तब होगा जब मैं इसकी मेमोरी को चेंज करूंगा। याद से सुनो, आप, मैंने आपको बोला था कि एक्चुअली C++ 2 टाइप की मेमोरी को यूज करता है, स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू इनिशियलाइजेशन एक ही बार करे तो बच्चे इसका स्टोरेज क्लास क्या कर दो आप, स्टैटिक। यदि मैंने इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो अब आपका प्रोग्राम क्या करेगा, देखो आप, फर्स्ट टाइम पे इसने i को इनिशियलाइज किया 1 से, i की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1। अब सुनना ध्यान से, क्या 1 10 से ग्रेटर है, नो, i प्रिंट हुआ 1, i++, i कितना हो गया, 2, फिर से दोबारा मेन कॉल हुआ, लेकिन हमें पता है स्टैटिक के कारण आपका प्रोग्राम अब इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधे i की प्रीवियस वैल्यू को यूज करेगा 2 ग्रेटर देन 10, दैट इज फॉल्स,
प्रिंट एफ आई, ये 2 प्रिंट करेगा, देन आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 3, देन दोबारा मेन कॉल होगा तो ये इसको इग्नोर कर देगा क्योंकि इसका इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होगा फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि हमने इसकी स्टोरेज क्लास स्टैटिक कर दी। और यही कारण है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं सीक्वेंस को फॉलो करो, क्योंकि अगर आपने स्टोरेज क्लास वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि स्टैटिक क्या होता है, और अगर आप डायरेक्टली इसको पढ़ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा ही कि स्टैटिक होता क्या है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है, वापिस से बैक जाइए, स्टोरेज क्लासेस को पढ़ लीजिए और फिर वापिस आइए। ठीक, तो अब इसके बाद आपको समझ में आ रहा है प्रोग्राम हर बार क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 से लेके 10, और इसके बाद जब आई की वैल्यू 11 होगी, लास्ट वैल्यू 11 होगी, राइट, तो 11 पे आपका प्रोग्राम ये कंडीशन चेक करेगा 11 ग्रेटर देन 10 ट्रू, ट्रू पर एग्जिट, एग्जिट मतलब आप फंक्शन से बाहर आ गए, मतलब मेन इज टर्मिनेट नाउ। सो दिस इज हाउ रिकर्शन इज एग्जीक्यूट की जब भी आपका प्रोग्राम इस तरीके से खुद को कॉल करता है तो ये रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। अब आप देखिए इसी एक प्रोग्राम में आप 2 और प्रोग्राम बना लीजिए। सपोज मैंने आपसे बोला, अभी फिक्स नंबर की बात कर रहा हूं, राइट, मैंने बोला मुझे स्क्वायर ऑफ सीरीज प्रिंट करना है 1 4 9 16, तो आई की वजह आप आई इंटू आई कर दीजिए, तो आपका प्रोग्राम 1 4 9 16 वाली सीरीज प्रिंट कर देगा। यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे 5 की टेबल प्रिंट करना है तो आप इसको 5 मल्टीप्लाइड बाय आई कर दीजिए, तो आपका सीरीज 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। लेकिन गलती ये मत करना कि सर 5 की बजाय मैं n की सीरीज प्रिंट करूं, n मतलब एनी नंबर, कि सर मैं यूजर से एक नंबर स्कैन कर लेता हूं और n नंबर जो भी नंबर होगा उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। ये 5 की टेबल है, 5 into 1 5 into 2 5 into 3 5 15 10 15। लेकिन यदि आपने गलती से यहां 5 की जगह यूजर से वैल्यू स्कैन करके क्या आपने मैसेज दिया सी आउट एंटर अ नंबर, तो कभी भी ध्यान रखना जिस फंक्शन को हम रिकर्सिव बनाते हैं उसमें कभी भी डेटा यूजर से रीड नहीं करवाते ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर गलती से आपने यहां यह लिख दिया सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है, क्योंकि आपको उस नंबर की टेबल प्रिंट करना है जो यूजर एंटर कर रहा है, और आपने एन में सपोज ये नंबर यूजर से स्कैन करवा लिया, तो क्या होगा पता है आपको? खुद सोचो क्या होगा, आप खुद बताओ, वीडियो पॉज करो और सोचो क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर आप ये गलती करोगे कि आपने एन ले लिया और यहां एन लिख दिया, तो बेटा पहली बार आपका प्रोग्राम चला, उसने आपसे एक नंबर मांगा जिस नंबर की आपको टेबल प्रिंट करना है, मान लो आपने दे दिया 7, तो एक ही बार दोगे ना। अब प्रोग्राम 7 की टेबल प्रिंट करना चाहिए ना, लेकिन होगा क्या, उसने पहली वैल्यू प्रिंट करी 7 into 1 7 i प्लस प्लस 2, दोबारा प्रोग्राम घूमा, अब घूमा तो आपसे फिर से बोलेगा एंटर अ नंबर, तो आपको दोबारा नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो भैया ऐसे हर बार नंबर एंटर थोड़ी ना करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखो जिस फंक्शन को हम रिकर्सिव बनाते हैं कभी भी उसमें यूजर से इनपुट नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आपने यूजर से इनपुट लिया तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, जितनी बार ये घूमेगा हर बार यूजर से इनपुट मांगेगा, एंड दैट इज नॉट द करेक्ट वे। तो फिर क्या करें, तो जब यूजर से इनपुट लेके आपको फंक्शन को रिकर्सिव बनाना है तो थॉट प्रोसेस थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगी, वहां पर आपको कॉल बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और कॉल बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट से आप किस तरीके से वैल्यू रीड करके फंक्शन को रिकर्सिव बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कि जहां पर हम बात करेंगे रिकर्सिव विथ पैरामीटर की अगर आपका रिकर्सिव फंक्शन आर्गुमेंट और पैरामीटर के साथ वर्क करेगा तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन करेगा। पहली स्टेप में हमने मेन को रिकर्सिव बनाया और पहली स्टेप में हमने यह समझा है आज केवल कि रिकर्शन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं, यदि फंक्शन खुद को कॉल करता है तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम रिकर्शन कहते हैं और ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और अभी जो एग्जांपल हमने देखा वो डायरेक्ट रिकर्शन का था, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट दोनों बताए कि यदि फंक्शन खुद को कॉल करता है तो ये डायरेक्ट रिकर्शन है, लेकिन अगर फंक्शन इस तरीके से कॉल हो रहे हैं दिस इज इनडायरेक्ट रिकर्शन। कि ये जो एग्जांपल है इनडायरेक्ट रिकर्शन का है, लेकिन जो एग्जांपल अभी हमने देखा जहां मेन को हमने रिकर्सिव बनाया है, तो केवल मेन नहीं, जिस भी फंक्शन को आप रिकर्सिव बनाते हैं कभी भी उसमें इनपुट नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है अगर आप इनपुट लोगे तो प्रोग्राम तो जितनी बार घूमेगा उतनी बार आपसे इनपुट लेगा ना। तो जब भी इनपुट लेके किसी फंक्शन को रिकर्सिव बनाना है तो क्या होगा, किस तरीके से बनेगा, ये हम मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। तो बात करेंगे रिकर्शन की नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि थोड़ा सा
टिपिकल है, इसीलिए मैं स्टेप सारी चीजें आपको एक साथ नहीं बता रहा हूं। आप एक स्टेप में केवल रिकर्शन को समझिए, इसके सिंपल एग्जाम्पल को आप समझिए, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देखते हैं और फिर पार्ट 2 में हम उस फंक्शन की बात करेंगे जहां पैरामीटर के साथ रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से काम करेगा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आई होप वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।